जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में। तो दोस्तों ये हमने अभी तक 11 तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सीरीज सॉल्व कर लिए थे। ये सीरीज 12 है जिसमें हम यहाँ पे जून 2018 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं जहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नाम से सीरीज दी हुई है। और दोस्तों एक हमारी डिटेल्ड में क्लास चल रही है जिसका नाम यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से है, तो वहां पे जाके भी आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? मार्क्सवाद से है। जब हमने मार्क्सवाद के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आचार्य या लेखक या आलोचक आते हैं। तो यहाँ पे जो नाम है वो है शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन सी। ये इनका संबंध जो है, शिवदान सिंह चौहान जी का संबंध जो है वो मार्क्सवाद से है। फिर अगला प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना हो और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन या फिर चंद्रगुप्त। तो वो है आगरा बाजार, ऑप्शन ए। आगरा बाजार नामक नाटक की भूमिका में उपर्युक्त कथन जो है वो कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक प्रकाशन हुआ है? ऑप्शन है वनवेला, यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली। सही उत्तर है नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता जूही की कली, ऑप्शन डी है। जूही की कली, जूही की कली का जो यहाँ पे अनेक कवियों द्वारा सामूहिक प्रकाशन हुआ है। फिर अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी या फिर मेवाड़ी। सही उत्तर है मंडियाली, ऑप्शन बी। राजस्थान की बोली नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, पंक्ति दी हुई है। माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाते आया, चंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहाते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। कबीर, नामदेव, रैदास या फिर मलूक दास। तो ये वाली पंक्ति कई बार आ चुकी है, हमने भी इसे कई बार पढ़ा हुआ है। तो ये उपर्युक्त पंक्ति जो है ना वो ऑप्शन ए में, जिनका नाम है कबीर, इनकी है। फिर अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचना जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पे कई सारे रचनाकार दिए हुए हैं, इसमें से सही विकल्प का चयन हमें करना है। तो सही विकल्प है जयसी, सूरदास, तुलसी, रहीम। जयसी, सूरदास, तुलसी, रहीम। फिर अगला प्रश्न है और सूची वाला है कि काव्य पंक्तियां दी हुई हैं और एक तरफ उसके रचनाकार दिए हुए हैं। हमें यहाँ पे उनका मिलान करते हुए सही उत्तर बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, एक तरफ है काव्य पंक्तियां और दूसरी तरफ है उससे संबंधित रचनाकार। तो चलिए देख लेते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है, काव्य पंक्तियों में पहला दिया हुआ है, मैं बकता नहीं हूं कविताएं। ये आ जाएगा रघुवीर सहाय जी का। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आ जाएगा। फिर है कि इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं, कविताएं कविता पेट से सुनी जाती हैं। इसके सामने आ जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मतलब तीसरा।
फिर है आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी कविता पढ़ी। ये श्रीकांत वर्मा जी की है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और अंत में है कि मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। इनका हो जाएगा धूमिल। ठीक है, ऑप्शन पहला आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 3 2 1 यहाँ पे सही उत्तर है। 4 3 2 1 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? कुरुक्षेत्र, जयद्रथ वध, उन्मुक्त, अशोक की चिंता। सही उत्तर है अशोक की चिंता, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, पंक्ति दी हुई है, सॉरी कथन दिया हुआ है दोहे के तौर पे। दोहा है, तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे से प्रमाणित होता है। क्या प्रमाणित होता है? यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है और फिर नीचे कूट का मिलान, मतलब सही उत्तर का चयन करना है कि इन दोहों से क्या क्या प्रमाणित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, बिल्कुल सही। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, बिल्कुल सही। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, बिल्कुल सही। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाना चाहिए। फिर रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे, नहीं। इस दोहे के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए, बी और सी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए, बी और सी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि जन्ना कवि प्रत्या घुमक्कड़ और विचारत मूलतः मार्क्सवादी, कविता के लिए कोई भी विषय होते थे। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन किस कवि के विषय में है? ऑप्शन दिया हुआ है मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर है, दिया गया जो कथन है वो नागार्जुन के बारे में है, ऑप्शन डी। घुमक्कड़ कवि इन्हें कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनमें से किसका है? तो इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है, गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो दोस्तों इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, ये तो सही है। इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, ये भी सही है। इसमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव है, ये असत्य है। इसके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है। तो इस प्रश्न के हिसाब से दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ उपन्यास दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उन उपन्यासों का समय दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, अनाम दास का पोथा सबसे पहले लिखा हुआ है। क्या? अनाम दास का पोथा। औपनिषदिक काल, औपनिषदिक काल यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे 2। फिर है पुनर्नवा। पुनर्नवा कब का है? 4वीं शताब्दी, तो यहाँ पे 4। 4वीं शताब्दी का है पुनर्नवा। और उसके बाद है
बाण भट्ट की आत्मकथा कथा, ये है 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच। यहाँ पे आ जाएगा पहला, 6ठी से 7वीं शताब्दी। इसके बाद है चारुचंद्र लेख, इसका क्या हो जाएगा, चारुचंद्र लेख का 12वीं से 13वीं शताब्दी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं जो पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है। तो वो है आदि पुराण, ये तो है, योगसार ये नहीं है, जसहरचर्यु ये नहीं है, उत्तर पुराण ये है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से नहीं है पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा क्या, अपना योगसार और जसहरचर्यु, ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन बी और सी है ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। फिर यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्नों के लिए कथन दिए हुए हैं जिसमें स्थापना असर्शन ए और दूसरा कथन होता है तर्क रीजन आर। इनमें से बताना है कि कौन सा तर्क स्थापना यहाँ पे सही है या गलत है। तो स्थापना असर्शन ए है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है और तर्क ये कह रहा है कि केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। अब बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्थापना दिया हुआ है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है, ये कथन तो बिल्कुल सही है, स्थापना यहाँ पे सही हो गया है। तर्क देख लेते हैं, रीजन आर, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पे स्थापना ए भी सही है, तर्क आर भी सही, तो दोनों सही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही हो जाएगा वो ये है कि ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, तो सही किस में है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इसमें भी स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है कि बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची, भाषा के समास गुण से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजन को महत्व दिया है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है कि बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या सही हो सकता है, क्या गलत है, तो ये देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्थापना दिया हुआ है कि बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची, भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजन को महत्व दिए। तो यहाँ पे स्थापना सही है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है कि बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे तर्क गलत है। तो ए सही, आर गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि स्थापना असर्शन ए, कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है कि शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे स्थापना है कि कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, बिल्कुल भी ये सही नहीं है, गलत है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है कि शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। यहाँ पे तर्क सही है। तो स्थापना ए गलत है और असर्शन आर, सॉरी रीजन आर सही है। तो यहाँ पे ए गलत, आर सही, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी का नव जागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। फिर इसके लिए तर्क दिया हुआ है रीजन आर की उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो स्थापना दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी का नव जागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तो यहाँ पे स्थापना सही है, बिल्कुल ये सही कथन है।
फिर तर्क रीजन आर दिया हुआ है कि उनकी ऐतिहासिक अंतर वस्तु एक समान है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी में यहाँ पे ऑप्शन। देखिए स्थापना और असर्शन के जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर आपके कहीं ना कहीं पुस्तक से ही पूछते हैं। तो अगर आप डिटेल्ड में चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे नव जागरण भक्ति के बारे में 19वीं शताब्दी के बारे में बताया गया है, तो अगर आप उसे पढ़ेंगे उपनिवेशवादी दौर के बारे में या नव जागरण काल जो था उसके बारे में, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फिर अगला प्रश्न है स्थापना असर्शन ए कि यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है कि कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। अब बात करते हैं इसमें क्या सही क्या गलत है। तो स्थापना पढ़ लेते हैं फिर से कि यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। बिल्कुल यूरोपीय साहित्य में स्थापना यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके लिए तर्क दिया हुआ है कि कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। बिल्कुल भी नहीं, कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य नहीं है। तो यहाँ पे ए सही आर गलत है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए सही आर गलत। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है स्थापना असर्शन ए कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है कि वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है पर शव नोचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यवहार का चित्रण शास्त्रानुमोदित नहीं है। अब बताना है कि इसमें स्थापना और तर्क में से क्या क्या सही है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक बार पढ़ लेते हैं स्थापना असर्शन ए की कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। बिल्कुल सही है। फिर है तर्क दिया हुआ है कि वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है पर शव नोचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रानुमोदित नहीं है। तो यहाँ पे तर्क भी सही है, तो दोनों सही है। ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। जहाँ दोनों सही है वहाँ है ऑप्शन सी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ अपठित गद्यांश की। यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया हुआ है और देता भी है हर प्रश्न पत्र में और पूछता है उससे संबंधित 5 प्रश्न। तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, एक बार तो कम से कम पढ़ना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न आगे पूछे जाएंगे वो इन्हीं के आधार पर होंगे। ठीक है, तो कम से कम एक बार आप इन्हें पढ़ें और आने वाले आगे के प्रश्नों के उत्तर इन्हीं गद्यांश, इसी अपठित गद्यांश से ढूंढ कर दें। तो जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है, उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में काव्य मनीषियों की दृष्टि से समन्वयात्मक होने का आधार क्या है। और ये जो अपठित गद्यांश होता है ना दोस्तों, वो आपके सिलेबस का ही एक टॉपिक होता है, सिलेबस का ही एक पार्ट होता है, उससे ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ये होगा कि आदर्शवादी दार्शनिकता से जुड़ा होना, आदर्शवादी दार्शनिकता से जुड़ा होना मनीषियों की दृष्टि से समन्वयात्मक होने का आधार है। तो ऑप्शन डी सही है। फिर अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार काव्य मनीषियों की प्रगतिशील दृष्टि का आधार क्या है। प्रगतिशील दृष्टि का आधार काव्य को तथ्यात्मक रूप में चित्रित करना, काव्य को तथ्यात्मक रूप में चित्रित करना प्रगतिशील दृष्टि का आधार है। ऑप्शन ए सही है। फिर प्रश्न है उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे काव्य में सुंदर के साथ असुंदर का समावेश रहता है। बिल्कुल। काव्य का मूल प्रयोजन सत्य के रूप में ही अभिव्यक्त होता है। बिल्कुल। कवि क्योंकि लोक की यात्रा करता है इसीलिए सुंदर के साथ असुंदर का चित्रण असंभव है। नहीं, ये असत्य है।
आशिव का चित्रण शिव के चित्रण के लिए अनिवार्य है, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी है जो कि सही नहीं है। फिर अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा है अब, ठीक है। काव्य का सत्य अनिवार्य रूप से मानव कल्याण का साधन नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। काव्य का सत्य तथ्यात्मक होता है, बिल्कुल नहीं। काव्य का सत्य विज्ञान के सत्य से अभिन्न होता है, बिल्कुल नहीं। काव्य का सत्य अनुभूति परक है, अनुभूति परक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी दोस्तों सत्य कथन है। अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काव्य की अर्थ व्याप्ति समूचे मानव लोक में होती है, ये तो सही है। फिर अगला है काव्य के अर्थ का आधार कल्पना और सौंदर्य है, ये भी सही है। काव्य के कर्ता वस्तु का वर्णन उसी रूप में नहीं करते जैसा उन्हें प्रतिभासित होता है, ये असत्य है। भारतीय काव्य मनीषा ने अर्थ की सीमा का भी अन्वेषण किया है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो कथन सत्य नहीं है वो कथन है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था हमारा जून 2018 का प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जिसको हमने सॉल्व किया। आगे हम लेकर आएंगे आगे के प्रश्न को जो कि सॉल्व क्वेश्चन पेपर के तौर पे लाएंगे। इसके अलावा हमारी डिटेल्ड वाली क्लास भी दोस्तों आप देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।